ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन और ब्रांचेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग एक मोटे तौर पे बोलूँ तो एक बिग एंटिटी है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग भी बहुत सारे डिवाइड है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है बहुत सारी, ठीक है, ऐसे। और डे बाय डे ब्रांचेज इंक्रीज हो रही है एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कर रहा है, वैसे वैसे डे बाय डे सिविल इंजीनियरिंग का जो ट्री है वो ब्रांचेज इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। क्यों? जैसे जैसे हम नीड होगी हमारे को, ठीक है, जैसे जैसे डिमांड होगी मार्केट में, ठीक है, या हमारी यूनिवर्स में, ठीक है, जैसे जैसे हमको नीड होगी वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच हो या ओवरऑल इंजीनियरिंग की ब्रांच हो, ठीक है। तो इसी प्रकार सिविल इंजीनियरिंग की भी काफ़ी सारी ब्रांच है, ब्रांच के अंदर भी काफ़ी ब्रांच है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में टोटल मिला के कितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग को बेसिकली कितनी ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग इज अ वाइड फील्ड एंड इंक्लूडेड मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सच एज। अब सिविल इंजीनियरिंग में ब्रांचों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर हो गए, जिसमें हम जैसे रेजिडेंशियल मतलब फ्लैट्स हो गए, हमारे घर हो गए, ठीक है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई। पब्लिक बिल्डिंग हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हो गए, ठीक है, ये पब्लिक बिल्डिंग है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको भी बिल्डिंग्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, ठीक है। रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, रेलवे डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, कैनाल स्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट है, हार्बर है, पाइपलाइंस हैं, ठीक है, पोर्ट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर सप्लाई नेटवर्क है, ड्रेनेज नेटवर्क है, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, एन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इज देयर, ठीक है। तो जब इतने सारे स्ट्रक्चर हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक सिविल इंजीनियर की एक ब्रांच ही इन सबको कर देगी, तो ठीक है। तो बेसिस ऑन दैट सिविल इंजीनियरिंग डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेज। तो सिविल इंजीनियरिंग बेसिस ऑफ इन दिस, ठीक है, इनके ऊपर बेस है, ठीक है, ब्रांचेज, ठीक है, कि इनके बेस पे सिविल इंजीनियरिंग कितने ब्रांचेज में डिवाइड की गई है, ठीक है। तो देखते हैं हम, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग की फर्स्ट जो ब्रांच है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। सेकंड है, हम देखेंगे आगे इसको, अभी हम ब्रीफ में देखेंगे, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं, इनको एक बार टेबुलेट फॉर्म में देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच में डिवाइड किया गया है। थर्ड है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, देन सर्वेइंग, देन टाउन प्लानिंग, ठीक है, देन बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, देन एडवांस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये तो मोटे तौर पे ब्रांच होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक्स में वाटर रिसोर्स भी आ जाती है, फ्लूइड भी आ जाती है, इरीगेशन भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये स्ट्रक्चर के अंडर आती है ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का एक अलग से कोर्स होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, उसके नाम से वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वी हैव डिवाइडेड इनटू 15 ब्रांचेस, ठीक है, एज ए होल हम 15 में डिवाइड किया, और भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी ब्रांच है, सब ब्रांचेज हैं, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पे यदि इनको मैंने किया वो 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 15 ब्रांचेज इज देयर इन द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। एज ए होल यदि मैं मानूँ तो 15 ब्रांचों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ब्रांच है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसा कि इसके नेम्स में ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, इंस्पेक्ट करता है स्ट्रक्चर को, कि उसकी जो स्ट्रक्चर है क्या वो सेफ़ है क्या नहीं, ठीक है, उसकी सेफ्टी के बारे में भी ये बताएगा, ठीक है। और सेकंड आता है उसका डिज़ाइन, ठीक है, कि कितना मटेरियल उसमें लगेगा या कितना नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया एक, और एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मिलकर टोटल क्या बनते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बनता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, ठीक है। लोड एक्टिंग एनी स्ट्रक्चर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द ग्राउंड, इन डूइंग सो वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर आर सब्जेक्टेड टू इंटरनल स्ट्रेसेस। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो कोई भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो किस पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो एक अर्थ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो लोड ट्रांसफर होगा कहाँ पर होगा, वो अर्थ पे होगा, ठीक है।
अब किन कंपोनेंट के द्वारा होगा, बीम हो सकती है, कॉलम हो सकती है, फाउंडेशन हो सकती है, ठीक है। तो जिन कंपोनेंट के द्वारा वो लोड ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो उनमें स्ट्रेसेस भी जनरेट हो सकती हैं। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो पार्ट है उसमें हम इंटरनल स्ट्रेसेस को ही एग्जामिन करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, कौन से स्ट्रेसेस किस लिमिट तक आ रहे हैं, ठीक है। यदि वो स्ट्रेसेस ज़्यादा तो नहीं आ रहे ताकि वो फेल हो जाए स्ट्रक्चर, ठीक है, परमिसिबल लिमिट में ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ठीक है, उनकी मदद से हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट। उसके बाद आता है कि जब हमने सारी चीज़ें देख ली कि एनालिसिस कर लिया उसका इंटरनल स्ट्रेसेस के, बीम, कॉलम, ठीक है, और फाउंडेशन में, ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू दैट कि जो स्ट्रेसेस आ रही हैं उनको कंपनसेट करने के लिए हमको जो उन लोड को लेगा उन कंपोनेंट की साइज क्या डिसाइड करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फाइंडिंग द सूटेबल साइज ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नोन एज द स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है। सूटेबल साइज देखनी है हमको, जो भी कंपोनेंट हम यूज करेंगे टू बियर द लोड या टू ट्रांसफर द लोड टू द अर्थ, ठीक है, वट एवर द कंपोनेंट वी आर यूजिंग, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दैट कंपोनेंट, कि उनकी जो कंपोनेंट है उनकी साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि जो सेफली जो लोड उस पर आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर पे वो सेफली ट्रांसफर कर दे अर्थ पे, ठीक है। तो ये हम उसमें देखेंगे। अब स्ट्रक्चर भी जनरली दो होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर होता है प्लिंथ लेवल से नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। जो आपकी फुटिंग या फाउंडेशन आती है वो सब स्ट्रक्चर में आती है। और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, अबव द प्लिंथ लेवल जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अबव द प्लिंथ लेवल जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, जैसे ये हमारा प्लिंथ लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो भी हमारा घर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या फाउंडेशन है, फुटिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर डीपीसी होगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या होता है बिल्डिंग कंपोनेंट में, ठीक है। तो इसके जो नीचे का होता है उसको बोलते हैं हम सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, ठीक है। जो इस प्लिंथ, इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। इस प्लिंथ लेवल के नीचे डीपीसी होगी यहाँ, ठीक है, और इसके नीचे क्या होगा सब स्ट्रक्चर। और जो इसके ऊपर होता है दैट इज नोन एज द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें आ जाएंगे बीम, कॉलम्स वगैरह, ये सुपर स्ट्रक्चर में आ गए, और फुटिंग्स वगैरह हैं वो सब स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, टोटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या हो गई, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। इन एनालिसिस वी हैव टू एनालाइज द इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है, किसी में भी आ सकते हैं वो, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट में, और उन कंपोनेंट की उन स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए क्या साइज होनी चाहिए, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डील्स विद द स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। स्ट्रक्चरल एनालिसिस रिक्वायर मच कैलकुलेशन, ठीक है। जो एनालिसिस पार्ट है उस सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन उसी में आती है, क्योंकि हम जब भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ेंगे इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो हमको हमेशा स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। उन स्ट्रेसेस के बेस पे ही हम डिजाइन करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उन स्ट्रेसेस को ओवरकम करना है, तो उसके लिए हम कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स टू बी डिजाइन मे बी ऑफ मशीनरी, वो मशीनरी का भी हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, वाटर टैंक्स, चिमनी, ब्रिजेस एटसेट्रा, ठीक है। तो कौन कौन से बिल्डिंग, वाटर टैंक, चिमनी, ब्रिजेस, ठीक है, इनके अंदर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर का किसका हो सकता है, आरसीसी का भी हो सकता है। आरसीसी मतलब रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट दैट इज आरसीसी, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट और मशीनरी, ठीक है। ये मटेरियल के टाइप है कि कौन कौन सी किस किस मटेरियल का स्ट्रक्चर हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, प्रीस्ट्रेस का हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। और ये स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं जनरली, ठीक है। बिल्डिंग, वाटर टैंक, चिमनी, ब्रिजेस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। आप देख सकते हो ये इस जो ये पिक्चर दिखाई गई है ये क्या है, सारे ये कॉलम्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है क्रेन है ये, ठीक है, ये क्रेन है, ठीक है। ये जनरली आजकल हाई राइज बिल्डिंग जब बनाते हैं तो इस क्रेन का यूज होता है, ठीक है। इसी से हम सामान ऊपर ले जाते हैं और
नीचे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ये कॉलम हो गए, ठीक है, ये देखो राउंड कॉलम हो गए, ठीक है, ये स्क्वायर कॉलम हो गए, इनको शटरिंग बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो वुडन की लग रही है जगह जगह इनको शटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए मैंने एक पिक्चर बताई है आपको, ठीक है। तो इसके थ्रू हमको पता लग सकता है कि स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो इसमें कॉलम बीम्स तो हम देख पा रहे हैं, स्लैब भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ क्रेन, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक डायग्राम। नेक्स्ट है जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल मतलब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को हम सॉइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। हमको सॉइल की मैकेनिक्स को स्टडी करना है, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉइल दैट इज नोन एज सॉइल मैकेनिक्स। और या कह सकते हैं हम जियो टेक्निकल, टेक्निकलिटी ऑफ द सॉइल, जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन मतलब जो सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें फाउंडेशन होती है, फुटिंग, ठीक है, पाइल फाउंडेशन हो गई, ठीक है, शैलो फाउंडेशन हो गई, ठीक है, कैशन हो गए, ठीक है, डीप फाउंडेशन हो गई। तो उनके बारे में हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। और सॉइल के बारे में, सॉइल की टेक्निकलिटी के बारे में हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉइल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको बताया जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर में भी सॉइल चेंज हो सकती है, या अलग अलग जगह पे भी, ठीक है, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग हो सकती है। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या हो गए, वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गई, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गई, ठीक है। तो यानी सॉइल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, कि वो कितनी डेंस है, उसका कलर क्या है, टाइप कौन सा है, ठीक है, ग्रेन साइज क्या है उसका, ठीक है। तो वो आ गई सॉइल प्रॉपर्टी। तो हमको बताया जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्लेस पे, या एक ही प्लेस पे भी डिफरेंट हो सकती है। और सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज द अल्टीमेटली द लोड इज टेकिंग केयर बाय द अर्थ या फाउंडेशन, ठीक है। तो जो लोड अल्टीमेटली ट्रांसफर होता है और जो उसको बियर करता है अल्टीमेटली लोड, वो कौन करता है, अर्थ ही करती है, ठीक है, सॉइल ही करती है अल्टीमेटली, ठीक है। चाहे कितना ही बड़ा हम स्ट्रक्चर बना ले, चाहे कितनी कॉलम बीम बना ले, स्लैब बना ले, लेकिन जो अल्टीमेटली जो लोड ट्रांसफर होगा फाइनली वो कौन लेगा, अर्थ या सॉइल, ठीक है। इसलिए सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सॉइल की जो सॉइल जो इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज फॉर एज अ सिविल इंजीनियरिंग कंसर्न, ठीक है। क्योंकि हम चाहेंगे कि जो लोड है वो सेफली ट्रांसफर हो सॉइल में, ठीक है। इसलिए हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ गया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज दैट फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द सॉइल इन्वेस्टिगेशन, जो कि मैंने बताया, डिजाइन ऑफ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन में सब आ गया, उसकी टेक्निकलिटी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रेसेस सब आ गया। और सेकंड है डिजाइन ऑफ द प्रॉपर फाउंडेशन स्ट्रक्चर, और फिर है डिजाइन ऑफ द प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन किसका हो गया ये, फाउंडेशन और सॉइल इन्वेस्टिगेशन का, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ सॉइल पैरामीटर एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो जियो टेक्निकल में बेसिकली हम क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं कि सॉइल पैरामीटर्स क्या है, हम देखेंगे आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉइल पैरामीटर्स क्या होते हैं और सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें फाउंडेशन फुटिंग हो सकती है, पाइल फाउंडेशन हो सकते हैं, ठीक है, फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, कैशन, कॉफर डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल, सब बेस ऑफ रोड, अर्थन डैम्स, अर्थन रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब होते हैं। तो अल्टीमेटली जो लोड आता है इन पे, ठीक है, वो किसके द्वारा लिया जाता है, पाइल फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन हो गया, ठीक है, या टनल्स हो गए, या बेस ऑफ द रोड हो गया। इनके बाद कौन कहाँ ट्रांसफर होता है, सॉइल पे ट्रांसफर होता है रोड, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसके द्वारा लिया जाता है लोड, कौन लेता है लोड, सॉइल, ठीक है। तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और सॉइल पैरामीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक। कई बार क्या होगा कि हम कहीं पर भी स्ट्रक्चर जैसे बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, रोड है, बिल्डिंग है, ठीक है, तो कई बार हमको मिलेगा जब हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया हमने, तो वहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत पुअर मिलेगी, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन तो करना है हमको अल्टीमेटली, बिकॉज वी आर द इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो हम मना तो कर सकते नहीं है कि हम रोड नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे कि सॉइल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दैट ट्रीटमेंट इज नोन एज द ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो हमको जो ग्राउंड है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा उस अर्थ को, ठीक है। उसके डिफरेंट मेथड है,
ठीक है, हम लेटर स्टेज में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यदि हम उसी सॉइल को यूज कर लेंगे जो कि ट्रीटेड नहीं है तो जो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमको नहीं मिलेगी, ठीक है, और स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा यदि हमने उसी सॉइल पे स्ट्रक्चर को बना दिया तो बनाने से पहले क्या करेंगे, हम पहले सॉइल को ट्रीट करेंगे, दैट इज नोन एज ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो जो लोड ट्रांसफर है वो सेफली हो जाए, ठीक है। तो ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक भी वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको हम अलग से भी बता सकते हैं और इसके अंदर कंबाइंड भी कर सकते हैं, तो ये भी एक ब्रांच है एक तरीके से सिविल इंजीनियरिंग की। जैसे मैंने पिक्चर दिखाई है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, ठीक है, कि कौन से लेवल पे कौन सी सॉइल है, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है ये, ठीक है, दैट इज सॉइल, दैट इज सॉइल, ठीक है। तो एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए मैंने ये पिक्चर आपको शो की है, ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि ये कोई मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिल कर रही है सॉइल को। हाँ, तो हमारी थर्ड जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग उसमें देखते हैं हम, तो जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है इसमें बेसिकली हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हो गया पोल्यूशन कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, पीएचडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर सप्लाई वाला काम होता है, तो वाटर सप्लाई को भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा है वेस्ट वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर को भी किसके अंदर पढ़ते हैं, हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें वाटर ट्रीटमेंट आ गया या सीवेज ट्रीटमेंट आ गए, ठीक है, उन सबको हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। और पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन कंट्रोल है, ठीक है, उसको भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया जैसे वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम अलग से भी एक ब्रांच दे सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक हो गया आजकल, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है ये, ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जनरली इसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, ठीक है, वेस्ट, इसलिए हम इसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमको पता है आजकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और पॉपुलेशन भी हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट पे पड़ता है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से पोल्यूट करता है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को हम सेफ रख सकते हैं, ठीक है, इन पैरामीटर के होने के बावजूद भी पॉपुलेशन ग्रोथ है, लेकिन हमको एनवायरनमेंट को तो सेफ रखना ही है, तो इसके बारे में भी एक सिविल इंजीनियर बता सकता है, और जो भी एडवाइस होती है वो सिविल इंजीनियरिंग दे सकता है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर ये वाला पार्ट भी हम कवर करते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंक्लूड्स डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन करते हैं, अब डिज़ाइन क्या क्या हो गए, जैसे एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ठीक है, टैंक्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी टैंक हो गए जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, सेप्टिक टैंक, ठीक है, वो भी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सीवरेज सिस्टम, ठीक है, तो ये जो सिस्टम्स दे रखे हैं इनका मेंटेनेंस भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाइंग पोर्टेबल वाटर टू रूरल एरियाज, टाउन एंड सिटीज एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट इज अनदर फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है, जो कि अपना पीएचडी डिपार्टमेंट की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो वाटर सप्लाई करता है, पोर्टेबल वाटर सप्लाई करता है किसमें, टाउन्स एंड सिटीज़ में, ठीक है। और एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट देखता है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी डील करता है, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर ही स्टडी करते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सिस्टमैटिकली इज नीड फॉर मेंटेनिंग गुड एनवायरनमेंट इन टाउन एंड सिटीज, ठीक है। अब बात आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सिस्टमेटिक, क्योंकि आजकल हमको पता है डिजिटल वर्ल्ड है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज हो रही हैं, तो डे बाय डे वो डिटोरिएट होती जाती हैं, अब वेस्ट हो जाती हैं, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट कन्वर्जन के बाद, ठीक है, वो क्या करती है, हम उसको डिस्पोजल की प्रॉब्लम आएगी, हम यदि इधर उधर डिस्पोज कर देते हैं उनको गलत जगह पे, तो वो भी क्या करती है, एनवायरनमेंट पोल्यूट करती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कई कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनमें केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारी लैंड को, ठीक है, पोल्यूट करते हैं, लैंड पोल्यूशन हो सकता है उससे, तो उसके बारे में भी हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ सोर्सेज, कॉज, इफेक्ट्स एंड रेमेडियल मेजर एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन फॉर्म्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। हमको बताया हम बहुत बेसिकली
स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि पोल्यूशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन होते हैं, ठीक है। जब इनको भी हम कंप्राइज कर लेते हैं तो ये जितने भी हमने पैरामीटर्स यूज करी इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो भी हमने पैरामीटर्स यहाँ तक डिस्कस किए इन सबको यदि मैं कॉम्बिनेशन बना दूँ इन सबका, ठीक है, तो उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, ब्रांच एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे पिक्चराइजेशन व्यू है, ठीक है, ये मैंने दिखाया है कि कोई ये सीवेज वाटर कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसको फिर लैब में जाके ये फिर इसको सीवेज वाटर को लैब में जाके क्या करेगा, ये एग्जामिन करेगा कि किसके पैरामीटर्स क्या हैं सीवेज के, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये एक फोटो दिखाई है जस्ट पिक्चराइजेशन व्यू की होती क्या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, एक छोटा सा पार्ट दिखाया है मैंने पिक्चराइजेशन व्यू, ठीक है। इसमें ये क्या कर रहा है, सीवेज वाटर कलेक्ट कर रहा है सैंपल, और उसको फिर लैब में जाके क्या करेगा, टेस्ट करेगा कि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे BOD, COD, ठीक है, उसमें कौन कौन से जो मेटल्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। उसको लैब में जाके ये क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। तो दिस इज द पिक्चराइजेशन व्यू, बहुत लिटिल पिक्चराइजेशन व्यू है एक पार्ट का, ठीक है। तो उससे हम समझ सकते हैं, एक फीलिंग ले सकते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती क्या है और क्या काम होता है उसमें, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच एज फार एज सिविल इंजीनियरिंग कंसर्न, वेरी मेजर ब्रांच, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, किसी भी गुड्स का या पीपल्स का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बाय मीन्स ऑफ व्हीकल ऑन लैंड, शिप ऑन वाटर और एयरक्राफ्ट, ठीक है। मतलब गुड्स का और पैसेंजर का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किस पे, या तो लैंड पे होगा, तो लैंड पे कौन कौन से हो गए, हाईवेज और रेलवेज हो गया लैंड पे। शिप में, शिप कौन सा हो गया, वाटरवेज हो गया। और यदि एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन इन एयर, यही मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। बेसिकली बात करूँ गुड्स एंड पैसेंजर की, यदि हम मान लो फ्लूइड की भी बात करें तो फ्लूइड में क्या पाइपलाइन हो रहा जाता है, ठीक है। तो पाइपलाइन इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, जो कि हमारी गैस भी एक फ्लूइड है, ठीक है, या ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, इनकी भी लाइंस जो होती हैं, लाइंस ले करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वो फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लेकिन पैसेंजर और गुड्स की बात करूँ तो मेजर में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द प्लानिंग, इसमें प्लानिंग होती है, ये तो हर किसी ब्रांच में आएगा सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी में, क्योंकि प्लानिंग तो हर ब्रांच में होगी, कोई सी भी ब्रांच होगी सिविल। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्टेप होगा सिविल इंजीनियरिंग, पहले हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग, उसके बाद डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, टनल्स, हार्बर, पोर्ट्स, डॉक्स, रनवेज एंड एयरपोर्ट, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने दिखा रखे हैं ये बोल्ड में, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो कंपोनेंट मेजोरिटी में यूज होंगे ना, किस में, मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स में, ठीक है, उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, टनल्स, हार्बर्स, पोर्ट्स, डॉक्स, रनवेज एंड एयरपोर्ट, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के, जो हमने 3 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़े, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके कंपोनेंट्स हैं कि इन कंपोनेंट के थ्रू हेल्प से ही हम मूवमेंट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज ए प्राइम इंपॉर्टेंस। हमको पता है कि कोई भी नेशन की जो GDP होती है वो डिपेंड करती है कि आपने गुड्स का जो गुड्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे आप सेल करते हो, ठीक है, और उससे क्या आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो किसके थ्रू होगा, यदि गुड्स को या किसी भी प्रोडक्शन जो भी आपका हो रहा है, आपकी इस कंट्री में हो रहा है या एक स्टेट में हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, यदि आपको अर्न करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको सेल करने के लिए दूसरी जगह जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सको, ठीक है। तो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, तो अपनी जो ग्रोथ है GDP के लिए या नेशनल ग्रोथ है, ठीक है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एमिनिटी दैट पब्लिक रिक्वायर्स है गुड रोड्स, बिल्कुल सही है, गुड रोड, अच्छे रोड्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए तो हमको रोड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ गुड रोड इन्वॉल्व्स, यदि एक अच्छा रोड हमको डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, जो बेस कोर्स है, डिज़ाइन ऑफ बेस कोर्स, सरफेस फिनिशेस, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, रोड इंटरसेक्शंस,
कल्वर्ट्स, ब्रिजेस एंड टनल्स, ठीक है। ये बेसिकली हाईवेज के, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में भी हाईवेज की पार्ट है, रोड ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट है। यदि एक अच्छा रोड चाहिए आपको तो उसमें जो मटेरियल क्वालिटी है जो कि बेस कोर्स और सरफेस कोर्स में काम आता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क, मतलब यदि इन रेनी सीजन ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी क्या करता है, जो रोड होता है उसको डिटोरिएट कर देता है या फेल कर देता है, ठीक है, या उसकी जो एज होती है या, ठीक है, सर्विस पीरियड होता है उसको कम कर देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट। रोड इंटरसेक्शंस, जो इंटरसेक्शंस हैं वो भी वेल डिजाइन होने चाहिए, ठीक है। यदि इंटरसेक्शंस वेल डिजाइन नहीं होंगे तो एक्सीडेंटल प्रायोरिटी या एक्सीडेंटल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंटरसेक्शन पे। वहाँ पर प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स होने चाहिए, मार्किंग्स होनी चाहिए, ठीक है। कल्वर्ट्स, ब्रिजेज एंड टनल्स, कल्वर्ट्स, ब्रिजेज और टनल्स भी बहुत अच्छे से वेल डिजाइंड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रोड नीड्स सूटेबल डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व। हमको पता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो भी हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये पॉसिबल नहीं है कि हम थ्रू आउट द जो हम ट्रैवल होता है कि हम स्ट्रेट रोड पर ही चलें, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि हमको एक स्ट्रेट रोड मिले इन्फिनिटी टाइम तक, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो हमको कहीं ना कहीं कर्व्स मिलेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल कर्व हो चाहे वर्टिकल कर्व हो, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में घुमाव बोलते हैं, ठीक है। तो वो घुमाव हमको जरूर मिलेंगे रोड्स में, ठीक है। तो वो प्रॉपर डिजाइन होने चाहिए। यदि वो प्रॉपर डिजाइन नहीं होंगे तो एक्सीडेंटल प्रोबेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सीडेंटल जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सीडेंट होने की चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे यदि वो प्रॉपर डिजाइन नहीं है तो, ठीक है। इसलिए उनका भी बहुत ध्यान देना जरूरी है यदि अच्छे रोड्स चाहिए तो। फिर क्या है, रेलवे। रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यदि हमको अपनी जीडीपी को भी देखना हो, ठीक है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी देखना हो कंट्री के, तो जो रेलवे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जो बेसिकली जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है सबसे ज़्यादा जो बेस होता है शिप पर और रेलवे पर होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो रेलवे का काफ़ी रेवेन्यू तो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड है, ठीक है। तो रेलवे इज़ अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग वे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जनरली जब हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं ऑलवेज रेल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, क्योंकि वो हेक्टिक नहीं होता, ठीक है। यदि शॉर्ट डिस्टेंसेज हम कवर करते हैं जब हम रोड ट्रांसपोर्ट से करते हैं, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंसेज हो जाती हैं तो वी आर प्रेफरिंग द रेल ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे लाइंस एंड सिग्नल सिस्टम्स आर पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब जैसे हमने रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा ऐसे ही हमने रेल ट्रांसपोर्ट के कंपोनेंट क्या क्या है कि उसके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है जो रेलवे लाइन की, और उसकी जो डिजाइनिंग है सिग्नल की, ठीक है, वो भी किसके अंदर आती है, रेलवे इंजीनियरिंग में आती है। और ये प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है। चाहे रेल्स हुई, सिग्नल्स हुए, वहाँ पर भी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो भी प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए एक स्मूथ ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। स्मूथ कंडक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, दीज फैक्टर्स मस्ट बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया रेल ट्रांसपोर्टेशन। फिर आ गया नेक्स्ट है हार्बर। हार्बर मतलब बंदरगाह, जहाँ से सामान चढ़ाया जाता है, ठीक है, थ्रू शिप्स, ठीक है। जो पानी के रास्ते या वाटरवे के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो किसके थ्रू होता है, हार्बर। हार्बर होता है वो जगह होती है जहाँ पर, जिसका हम बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पर हमारे जो गुड्स है वो चढ़ाया और उतारा जाता है, ठीक है। जहाँ पर हम माल चढ़ाते हैं और उतारते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम, हार्बर, ठीक है। और नेक्स्ट है एयरपोर्ट्स। वी ऑल नो अबाउट द एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डिजाइन, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट एंड हार्बर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसको भी हम किस में कवर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कवर करते हैं, ठीक है। तो इन ब्रीफ कह रहे हैं तो इसमें मेजोरिटी में कितने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोडवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स एंड हार्बर्स, ठीक है। तो ओवरऑल इन चारों को यदि मैं कंबाइन करूं तो इस कंबाइंड जो भी इस ब्रांच को इन कंबाइंड करके इन ब्रांच को क्या बोलता हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगा, ठीक है। तो देखो ये आप देखने जा रहे हो ये रोड है कोई, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये क्लोवर लीव है, ठीक है, ये ब्रिजेस हैं, ठीक है, ये सेंटर लाइन है। तो ये एक ओवरव्यू है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली रोड ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। हर किसी को यहाँ कवर करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। एक आइडिया हो जाए आपको कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक रोड ट्रांसपोर्ट का एक आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, पिक्चराइजेशन फॉर्म में, जिसमें आपको दिख रहा है कि ब्रिजेस भी दिख रहे हैं, रोड भी दिख रही है, यहाँ पर कार्स दिख रही है, यहाँ पर क्लोवर लीव दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कर्व भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक पिक्चराइजेशन व्यू है, ठीक है, एज फार एज द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंसर्न। ये रोड ट्रांसपोर्ट का पिक्चराइजेशन व्यू है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आखिर में ये हाईवे ट्रांसपोर्ट होता क्या है या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मीन्स, नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मीन्स मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर, म्युनिसिपल
एंड पावर जनरेशन पर्पज। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का बेसिकली यूज क्या है, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं जहाँ से भी हम वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका मेजरमेंट और उसका यूटिलाइजेशन हम देखते हैं। वो कौन सी ब्रांच में देखते हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। भाई क्यों देख रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी यूटिलिटी कहाँ पर है, एग्रीकल्चर, खेती में बहुत ज़्यादा जरूरी है। म्यूनसिपल, जो कि अपने सप्लाई होता है वाटर सप्लाई, ठीक है, डेली, ठीक है, म्यूनसिपालिटी में, तो वहाँ पर, ठीक है। और पावर जनरेशन पर्पजेज, और पावर जनरेट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं वो भी, उसमें भी जो वाटर का है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो उसमें भी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में ही ये कवर करते हैं अपन पावर जनरेशन को भी, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर होती है, जो पावर जनरेशन होती है वो हाइड्रोलिक पावर बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि हम डैम्स के थ्रू वाटर को कन्वे करके और देन हम जनरेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स एंड टर्बाइंस, ठीक है। तो वो हो गया पावर जनरेशन पर्पज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज किसके अंदर, एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो इनके अंदर हम जो यूज करते हैं उसको, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग डील्स विद द प्लानिंग, मैंने बताया था हर ब्रांच में आएगा, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग वाटर रिसोर्स, ठीक है। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं एंड कंस्ट्रक्टिंग या डेवलपिंग करते हैं वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, बाय कंस्टिट्यूटिंग सेवरल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो हम डिजाइन करते हैं, जिनसे हम वाटर कलेक्ट करते हैं या वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है, या हम हेल्प लेते हैं वाटर की, किसमें, एग्रीकल्चर, म्यूनसिपल एंड पावर जनरेशन में। क्या क्या हो गया, डैम्स हो गए, ठीक है, रिजर्वायर्स हो गए, डैम्स हो गए, बैराजेस हो गए, हाइड्रो पावर स्टेशंस हो गए, कैनाल्स हो गई एंड पाइप नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये सब मिलके किस में आते हैं, ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में ही उसके ही कंपोनेंट है, ठीक है। इनकी हेल्प से हम वाटर कलेक्ट करते हैं या वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर हम पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये उसके कंपोनेंट हो गए। वाटर इज टू बी सप्लाइड टू एग्रीकल्चर फील्ड, हैंस सुटेबल वाटर रिसोर्स आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर आर टू बी बिल्ट, ठीक है। हमको पता है जो एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, उसमें वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं जिसमें वाटर स्टोर रह सके, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर्स को भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। आइडेंटिफाई, प्लानिंग एंड बिल्डिंग वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर लाइक टैंक्स। क्या क्या करते हैं वाटर स्ट्रक्चर बता रहा है इस, ठीक है, क्या क्या है, टैंक्स हो गए, कैनाल्स हो गई एंड डैम्स, ठीक है। जो ये सब चीज़ें यूज होती हैं ये हम इरिगेशन पर्पज में यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इस फील्ड को भी क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट है, इनको हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। हम इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, अलग से भी ब्रांच दे सकते हैं, लेकिन इसको हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर ही कवर करते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग को, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटरशेड प्लानिंग, ठीक है। आजकल ये नया डिपार्टमेंट है वाटरशेड इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि हमारे जो छोटे छोटे गाँव, तहसील, ठीक है, हेडक्वार्टर में भी वाटरशेड का काम चलता है, एक डिपार्टमेंट होता है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स एंड सोयल कंजर्वेशन एंड सोयल रिक्लेमेशन, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ हो गई इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स में, और क्या क्या पढ़ते हैं, वाटरशेड प्लानिंग हो गई, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग हो गई और सोयल कंजर्वेशन एंड सोयल रिक्लेमेशन हो गया, ठीक है। तो इनको भी हम वाटर रिसोर्स के अंदर ही कवर करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी भी क्या है, एक ब्रांच है किसकी, स्टडी ऑफ वाटर इज नोन एज द हाइड्रोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। हाइड्रोलॉजी भी क्या है, ब्रांच है वाटर रिसोर्स की है। वाटर रिसोर्स इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी ब्रांच ऑफ द वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो हाइड्रोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। क्या होती है हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, कि जो पानी है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, पानी का सोर्स क्या है, रेनफॉल हमको पता है, ठीक है। उसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं रेनफॉल का। आपने सुना होगा कि इतने इंच बारिश हुई, इतने mm बारिश हुई, ठीक है। तो उसका जो रेन गेज होते हैं उनकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं रेनफॉल का, ठीक है। स्टडी ऑफ रेनफॉल की स्टडी हो गई। रन ऑफ हो गया कि कितना पानी बह रहा है, ठीक है, या ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा है, जो ज़मीन के ऊपर बहता है पानी उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। एंड फ्लड कंट्रोल की, और फ्लड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी को। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्स इज ए ब्रांच ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इनको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं और वाटर रिसोर्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं हाइड्रोलॉजी को, ठीक है। देखो मैंने ये डायग्राम दिखाया वाटर रिसोर्स का, एक डैम है, ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम साइड है, ये अप स्ट्रीम साइड है, ठीक है, ये उसके गेट्स हैं, ठीक है। ये एक डैम का दिखाया, तो ये एक वाटर रिसोर्स का कंपोनेंट है, ठीक है।
और एक और दिखाया है ये व्यू मैंने, ठीक है, ये भी एक डैम है, ठीक है, उसके ये गेट्स हैं आप देख सकते हो, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, वो अप स्ट्रीम साइड है, ठीक है, यहाँ पर वाटर स्टोर है, इसको स्पिलवे बोलते हैं, यहाँ पर ये जो इंक्लाइंड है इसको स्पिलवे बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल है डैम्स के, ये डैम है एक तरीके से, ठीक है। तो एक मैंने स्मॉल कंपोनेंट दिखाया है, ठीक है, तो इससे क्या है आइडिया लग जाएगा आपको वाटर रिसोर्स होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वेइंग, ठीक है। अब सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच क्या पढ़ते हैं हम उसमें, इन विच वी हैव टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट। क्या होते हैं पॉइंट, या क्या क्या डिटरमाइन करते हैं उसमें हम, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, डिस्टेंसेज हो गई, ठीक है, लेवल्स हो गए, रिड्यूस लेवल बोलते हैं, ठीक है, इन सबको डिटरमाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट। किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंट पॉइंट की लोकेशन, ठीक है, या उनके एंगल्स या डिस्टेंसेज मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट अबव और बिनेथ द अर्थ सरफेस के ऊपर और अर्थ सरफेस के नीचे, ठीक है। तो क्या हो गया, सर्वेइंग इज द साइंस ऑफ मैप मेकिंग टू स्टार्ट एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन द एरिया with respect to horizontal and vertical axis through a reference point is required, ठीक है। इसको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब वही है कि we have to determine the location of different point, ठीक है, above और beneath the surface, ठीक है, with respect to horizontal and vertical axis, ठीक है, is known as the surveying, ठीक है। आगे देखते हैं और this is achieved by surveying the area. Earlier the conventional instrument like चेन, टेप, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट वर यूज, ठीक है। अब इन सब पैरामीटर्स को या सर्वे करने के लिए हमको किस किस की जरूरत होगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की नीड होगी। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, चेन हो सकती है, ठीक है, टेप हो सकती है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, थियोडलाइट हो सकता है, टोटल स्टेशन हो सकता है, ईडीएम हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मतलब मैंने शॉर्ट में कुछ चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर जो कन्वेंशनल यूज होती है, ठीक है, क्योंकि सर्वेइंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रांच है आजकल। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक एरा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक ईडीएम, जिसको अभी बता रहा था, एंड टोटल स्टेशन इज ऑल्सो यूज, ठीक है। ये दोनों भी काम वही होते हैं, ठीक है, बट ये ऑटोमेटिक है, ये मशीन्स बहुत ज़्यादा डिजिटल मशीन है, ठीक है, वेरी फंक्शनलाइज्ड मशीन है ईडीएम एंड टोटल स्टेशन। इनकी हेल्प से हम सारे काम कर सकते हैं टोटल सर्वेइंग में, ठीक है, डिस्टेंस, एंगल्स, लेवल्स, सब कुछ विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन हम कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स, और सर्वे में ही हम एरिया एंड वॉल्यूम भी मेजर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्लैनीमीटर इज ऑल्सो यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया, ठीक है, तो प्लैनीमीटर का यूज करके भी हम कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग टॉपो मैप्स ऑफ तालुकास, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, कंट्रीज एंड शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट फीचर लाइक रिवर, हिल्स, फॉरेस्ट, लेक्स, टाउन्स एंड सिटीज इन प्लान एंड एलिवेशन, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, मैप्स डिजाइन करते हैं, टॉपो शीट्स हो गई, ठीक है, टॉपो शीट्स, टॉपोग्राफी लेके किसी भी एरिया की हम टॉपो शीट्स तैयार करते हैं। उससे हम क्या पता लग सकते हैं कि किस एरिया में हिल कहाँ पर है, रिवर कहाँ पर है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, लेक्स कहाँ पर है, ये सब हम पता लगा लेते हैं। और उससे हम क्या किसी भी सिटी को प्लान करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग हम कंटूर शीट होती है, ठीक है, कंटूर शीट तैयार करते हैं, और उससे भी हम जो डिफरेंट पॉइंट के एलिवेशन है वो पता लगाते हैं, और उसकी हेल्प से हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, प्लानिंग हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गई, टाउन प्लानिंग हो गई, ठीक है, उनमें एक कंटूर शीट्स यूज करके या टॉपो शीट्स यूज करके हम जो भी हमारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, ठीक है, चाहे रोड बनाना हो, चाहे ब्रिज बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनानी हो, ठीक है। तो सर्वे इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। सर्वेइंग इज कैरिड आउट टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, और सर्वे किस काम में आता है, हम लेवलिंग करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, रोड का जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मतलब सेंटर लाइन ऑफ द रोड, या रेलवे हो या कैनाल हो, ठीक है, इन सब का अलाइनमेंट, ठीक है, इनका ग्रेडियंट है, इनका अलाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि जो जो रेल होती है और जो अपना व्हीकल होता है, ठीक है, वो रोड और या रेल लाइन पे, ठीक है, चलते हैं, और जो वाटर होता है वो कैनाल में फ्लो होता है, ठीक है। तो इनका अलाइनमेंट हमको निकालना होता है, तो सर्वे की हेल्प से हम इनका अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं, सेंटर लाइन ऑफ द रोड या रेल लाइन या कैनाल, वो भी हम विद द हेल्प ऑफ सर्वे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन एंड जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस आर द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्वेवर, जो आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, हो चुकी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो सर्वे को भी बहुत आसान बनाने के लिए आज नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है।
टोटल स्टेशन आ गया, और उससे भी अच्छा जीपीएस सिस्टम जो कि सैटेलाइट्स के थ्रू पिक्चर्स या इमेजेस कलेक्ट करता है, और उस पिक्चर्स कलेक्ट करके हम उनकी हेल्प से अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग या कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं हम किसी भी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की। तो इनकी हेल्प से भी हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एरियल सर्वे हो गए, ठीक है, सैटेलाइट सर्वे हो गए, ठीक है। तो ऊपर से जस्ट सैटेलाइट की हेल्प से हम पिक्चर लेंगे और उनकी हेल्प से हम सर्वे कंडक्ट करेंगे। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस आर अडोप्टेड फॉर सर्वेइंग एंड प्लानिंग ऑफ मैनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। एक्चुअली क्या है, यदि हमको स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरिया के लिए तो हम नॉर्मल फोटोग्राफी या एरियल फोटोग्राफी कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है, पूरी सिटी को यदि सर्वे करना है, देन वी नीड सैटेलाइट पिक्चर्स, ठीक है। तो हमको जीपीएस और जीआईएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। यदि एक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को सर्वे करना है तो हम जीपीएस जीआईएस का यूज़ करते हैं। छोटे को करना है तो फोटोग्रामेट्री से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। और छोटे को करना है तो जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं सर्वे में वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्ज एरिया के लिए जीपीएस एंड जीआईएस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर पिक्चर दिखाई है। ये पिक्चर है बेसिकली टोटल स्टेशन की, ठीक है, कि किस तरीके से आप सभी ने ये, जब आप डेली लाइफ में जब आप रोड से कभी जा रहे होते हो तो कई बार ऐसे जो भी इंजीनियर से खड़े रहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को लेके, तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं टोटल स्टेशन। अब इससे डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, आप एंगल से मेजर कर सकते हो, वर्टिकल एंगल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल, डिस्टेंसेज, ठीक है, लेवल्स कि कौन से पॉइंट का क्या लेवल है, लेवलिंग भी कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली टोटल स्टेशन का है। तो ये भी एक सर्वे का पार्ट है। तो मैंने एक जस्ट कि आपको एक पता लग जाए कि सर्वे होता क्या है, उसके लिए मैंने एक पिक्चर शो करी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है टाउन प्लानिंग, ठीक है। अब टाउन प्लानिंग क्या है, पहले क्या होता था कि हम जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी टाउन या कोई भी जगह को, ठीक है, हम बनाते थे, घर भी बनाते थे, तो हम विदाउट प्लानिंग बनाते थे। लेकिन आजकल जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। कोई भी टाउन हुआ छोटा सा, ठीक है, तो टाउन प्लानिंग में क्या होता है, बेसिकली न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ एंड एक्सटेंशन एरियाज ऑफ एग्जिस्टिंग सिटीज़ आर टू बी प्लान्ड प्रॉपरली। जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं यदि उसके हम और एक्सटेंड करना है, ठीक है, क्योंकि जो पहले बन गए उसको तो अब क्या करेंगे, उसको तो हम नहीं कर सकते हैं सही, लेकिन अब यदि हम उसको सिटीज़ को या टाउन को या कोई भी विलेज को, ठीक है, या किसी भी टेरिटरी को एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, प्लान करना होता है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग से ही हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यदि एक अच्छी सिटी चाहिए, एक अच्छा टाउन चाहिए, तो प्लानिंग में क्या क्या कंसिडर करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, शॉपिंग सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है। कहाँ पर होने चाहिए, वो कहाँ पर होने चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया है उसके आसपास होने चाहिए, ठीक है। और ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री हैज़ ब्रॉट इंपॉर्टेंट टू टाउन प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमको टाउन प्लानिंग की बहुत ज़्यादा नीडेड है। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो फैक्ट्रीज, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ऑफिसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम टाउन प्लानिंग नहीं करेंगे तो प्रॉपर हमको जो डेवलपमेंट है वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है, और उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारे रेजिडेंशियल एरिया पे भी पड़ने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए जो डिफरेंट मैंने दिखाए, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड शॉपिंग सेंटर्स, ये कितनी डिस्टेंस में होने चाहिए उन इंडस्ट्रीज से, ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड होने चाहिए, ठीक है, उनकी प्लानिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, तो उन सबको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, टाउन प्लानिंग के अंदर। टाउन प्लानिंग मीन्स प्लान एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ टाउन। मतलब क्या है, यदि टाउन प्लानिंग के यदि मैं लिटरल मीनिंग देखूं तो प्लान एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द टाउन, प्लान प्लस कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द टाउन इज नोन एज द टाउन प्लानिंग। उसके लिए क्या करना है, डिवाइडिंग टाउन इनटू डिफरेंट लैंड यूज जोन। उसमें पूरे जो टाउन को है हम डिफरेंट जोन में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूसेज। हमारे यूसेज के हिसाब से हम उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं, और जब हम डिवाइड करने के बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा कंपोनेंट या कौन सी बिल्डिंग उसमें से हम कंस्ट्रक्ट करें वहाँ पर। अब कोई सा भी हो सकता है, एजुकेशनल बिल्डिंग हो सकती है, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो सकते हैं, शॉपिंग सेंटर हो सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना होगा हमको, उस जो बिल्डिंग है, उस जो लैंड है, उस टाउन को है डिफरेंट लैंड जोन्स में डिवाइड करना होगा। देन हम उनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन कंपोनेंट के बेस पे।
इन द टाउन प्लानिंग एरिया ऑफ द टाउन आर डिवाइडेड इनटू रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिक्रिएशनल, इंडस्ट्रियल जोन विच आर कॉल्ड जोनिंग। अब जोनिंग क्या बोलते हैं, जो पूरे टाउन को हम डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं। अब जोन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने कई बार स्टडी भी किया है, रिको में है, रिको में होता है सोशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग जोन होता है, सोशल इकोनॉमिक जोन अलग होगा, ठीक है, केमिकल वाली जो फैक्ट्रीज है उनका जोन अलग होगा, मिनरल्स वाला जोन अलग होगा, क्लोथिंग जोन अलग होगा, तो उनको जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से किसी भी टाउन को भी हम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। इंडस्ट्रियल जोन हुआ, रिक्रिएशनल जोन हुआ, कमर्शियल जोन हुआ, रेजिडेंशियल जोन हुआ, तो इसको बोलते हैं हम जोनिंग। फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड अदर बायलॉज आर फिक्स्ड टू गाइड एंड रेगुलेट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट द्वारा कुछ रेगुलेशंस गिवन है अपन को, कुछ बिल्डिंग बायलॉज और कुछ फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है, गिवन है, वो फिक्स किए गए हैं, ठीक है, टाउन प्लानिंग को गाइड करने के लिए। कुछ फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड कुछ जो बायलॉज हैं वो असाइंड है ऑलरेडी, उनको भी हमको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, उनकी हेल्प से हम टाउन प्लानिंग करते हैं, उनको कंसिडर करते हैं हम कंस्ट्रक्शन में। For towns and cities, master plan for town planning scheme are prepared to accommodate future growth of the town। आपने सुना होगा मास्टर प्लान बन गया, ठीक है, जनरली हम कई बार सुनते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि मास्टर प्लान आ गया है, मास्टर प्लान ये है। मास्टर प्लान क्या होता है, आगे की फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, फ्यूचर डेवलपमेंट को देखते हुए, ठीक है, हम क्या करते हैं, आने वाले टाइम के लिए पहले ही मास्टर प्लान डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, जो भी हमको लैंड लेनी है, जो भी लैंड एनक्रोच करनी है, हम असाइन कर देते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये होगा, ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो मास्टर प्लान में क्या होता है, फ्यूचर ग्रोथ को भी हम कंसिडर करते हैं और प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसका यदि मैं मास्टर प्लान को बोलूँगा प्लानिंग, ठीक है, क्या प्लानिंग विद रेस्पेक्ट टू फ्यूचर, एक तरीके से फ्यूचर्स की चीज़ों को दिमाग में रख के प्लानिंग करना, दैट इज नोन एज द मास्टर प्लान, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मास्टर प्लान। यदि हम मास्टर प्लान डिसाइड कर लेते हैं तो आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, चीज़ों को डिसाइड करने में, जोन्स को डिसाइड करने में। यदि हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी टफ। प्लानिंग फॉर वेरी लार्ज एरिया कवरिंग सेवरल टाउन्स एंड विलेजेस इज नोन एज द रीजनल प्लानिंग। यदि हम बहुत सारे टाउन और विलेजेस को लेके यदि प्लानिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे हम रीजनल प्लानिंग, ठीक है। रीजनल प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, प्लानिंग ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस इज नोन एज रीजनल प्लानिंग। लार्ज एरिया को, यदि लार्ज एरिया टाउन और विलेजेस के लेके यदि हम प्लानिंग करते हैं तो दैट इज नोन एज द रीजनल प्लानिंग, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने डायग्राम शो किया है। अब इसमें देखो डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं, डिफरेंट हाउसेज हैं, ठीक है। तो इनको हमने असाइन किया हुआ है कि कौन सी जगह कौन सा रोड है, 90 डिग्री पे है क्या रोड, कर्व है कहाँ पर, ठीक है, कौन सी जगह पे टावर है, ठीक है, अलग अलग जोन्स में डिसाइड करके, और हमने एक टाउन प्लानिंग का ये मैंने एक डायग्राम दिखाया कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो एक उसका एक आइडिया लग जाता है अपन को, तो ये टाउन प्लानिंग का है। नेक्स्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग आर कंसर्न विद मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विच बिल्डिंग्स आर ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें बिल्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। Buildings are planned according to the fundamental principle of planning and bylaws of local municipal bodies, ठीक है। जो बिल्डिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है उनके, और कुछ लॉज हैं, उनकी हेल्प से हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग प्लान करते हैं। बिल्डिंग प्लानिंग रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर। यदि हम बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, टाउन प्लानिंग तो हो गया एक बड़ा व्यू, अब हम करेंगे सिर्फ बिल्डिंग को प्लानिंग। तो बिल्डिंग प्लानिंग होती है वो क्या करते हैं, आर्किटेक्चर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है यदि बिल्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। बिल्डिंग्स में भी रेसिडेंशियल, बिल्डिंग कोई सी भी हो सकती है, रेसिडेंशियल हो सकती है, पब्लिक बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इन सबको डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज, ठीक है। जैसे आप दिख रहा है, ये देखो ये डायग्राम है, इसमें दिखाई गई है पूरी प्लानिंग, ये ड्राइंग शीट है, और किस तरीके से हम प्लानिंग करके कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर आएगा, ठीक है, किस प्रकार से काम करते हैं, कौन सी मशीन यूज़ होगी, कौन से मटेरियल्स यूज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन का एक डायग्राम है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस कंस्ट्रक्शन। अब हमको बताए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। एडवांस कंस्ट्रक्शन मतलब एडवांस इक्विपमेंट्स यूज, ठीक है। यदि हमको कई स्ट्रक्चर ऐसे बनाने हैं कि, ठीक है, जो नॉर्मल तरीके से नहीं बना सकते अपन, ठीक है, तो उनके अंदर हम क्या यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज करके, जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनको यूज करके हम उन कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, पोर्ट्स रिक्वायर सेवरल एडवांस टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो कंपोनेंट दे रखे हैं, वेदर इट इज डैम हो, टनल हो, ब्रिजेस हो, पोर्ट्स हो, ठीक है, आपने देखी होंगे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं यहाँ पर, ठीक है, एडवांस मशीन, उनकी हेल्प से हम ब्रिजेस इजीली बना पाते हैं या टनल्स इजीली बना पाते हैं, ठीक है। जब पहले ये आसान नहीं था ये चीज़ बनाना, लेकिन आजकल बहुत आसान हो गया है विद द हेल्प ऑफ एडवांस इक्विपमेंट्स, ठीक है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। जब पाइल फाउंडेशन है उसमें भी हमको चाहिए, वेल फाउंडेशन है उसके अंदर भी हम इक्विपमेंट चाहिए, ड्रिलिंग मशीन चाहिए, ठीक है। तो जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर भी हमको एडवांसमेंट चाहिए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो वहाँ पर हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन है ये भी एक तरीके से। ए लार्ज स्केल अर्थ वर्क रिक्वायर इक्विपमेंट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थ वर्क होता है, ठीक है, खुदाई का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम पावर शावल, ड्रैग लाइन, बुलडोजर ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। तो इसको इन चीज़ों को भी हम किसके अंदर लेते हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन में कंसिडर करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर स्टेशन, ऑफशोर ऑयल रिग्स, पोर्ट्स, टनल्स एटसेट्रा कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एडवांस कंस्ट्रक्शन। अब जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पावर स्टेशंस हो गए, पोर्ट्स हो गए, टनल्स, उसको भी हम किसके अंदर लेते हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होगे, ठीक है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो इसको बोलते हैं हम टावर क्रेन, ठीक है। ये टावर क्रेन का काम क्या होता है, कोई भी मटेरियल को, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं नीचे बार बार नीचे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कोई भी मटेरियल को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भेजना होता है, ठीक है, या किसी भी जो कंपोनेंट है उसको यदि अपन को सेटल करना होता है वहाँ पर, ठीक है, फिक्स करना होता है, तो विद द हेल्प ऑफ टावर क्रेन हम इजीली कर पाते हैं। हम सब ने देखी है ये काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग में ये वाली टावर क्रेन, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, ठीक है, उनमें ये टावर क्रेन का यूज बहुत ज़्यादा होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के। तो ये भी एक तरीके एग्जाम्पल है किसका, एडवांस कंस्ट्रक्शन का। देन है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन इज द मेजर एक्टिविटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली एक्टिविटी क्या है, कंस्ट्रक्शन कराना, काम कराना, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है। हेंस सिविल इंजीनियर मस्ट नो प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ बेसिक मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब सिविल इंजीनियरिंग को कंस्ट्रक्शन कराना है तो यूज कि बेसिक मटेरियल्स के यूज का पता होना चाहिए उसको, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हो गए, स्टोन हो गए, टाइल्स हो गई, ब्रिक्स हो गए, सीमेंट हो गए, एंड नंबर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। यदि इफ यू आर अ गुड सिविल इंजीनियर यू हैव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो आपको उन सब की मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में और उनके यूज के बारे में। फिर बिहेवियर ऑफ आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट शुड बी अंडरस्टूड। तो आजकल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर अपन मटेरियल यूज कर रहे हैं, दैट इज आरसीसी, ठीक है, रिइंफोर्स कंक्रीट, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। तो इसके जब हम ये यूज कर रहे हैं तो इसकी नॉलेज भी हमको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट को भी हम यूज करते हैं ब्रिजेस में, तो वहाँ पर भी हमको उसकी भी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में। Improved version of many flooring material, bathroom fittings keep on appearing in the market. Construction engineering should study their advantage, disadvantage and cost effectiveness. हमको बताया आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, बाथरूम फिटिंग्स हो गई, टाइल्स हो गए, मटेरियल्स हो गए। तो हमको हर एक मटेरियल्स के डिसएडवांटेज, एडवांटेज और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर अ गुड सिविल इंजीनियर देन यू हैव टू नो द ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है। हमको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी शुड कीप पेस विद द नीड ऑफ मॉडर्न ट्रेंड। अब ऐसा नहीं है कि यदि हम इफ़ यू आर अ गुड सिविल इंजीनियर तो अपग्रेडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमको अपग्रेडेशन करते रहना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू आर अ गुड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर देन यू हैव टू नो द मॉडर्न ट्रेंड। आपको मॉडर्न ट्रेंड का पता होना चाहिए कि आज क्या चल रहा है, आज डिमांड क्या है, ठीक है। तो वो भी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में कवर करते हैं हम। इन अर्बन एरिया बिल्डिंग टॉल स्ट्रक्चर, जो अर्बन एरिया होता है उसमें बड़ी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, लेकिन कम टाइम में। और जो ग्रामीण एरिया होता है उसमें क्या होता है, हमको चीप मिल जाए ज़मीन या मकान, कुछ भी, ठीक है, सस्ता, ठीक है। तो ग्रामीण एरिया में लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेकिन यदि हम
शहर की बात करें, अर्बन सिटी की बात करें, तो वहाँ पर हमको टॉलेस्ट बिल्डिंग बट शॉर्टेस्ट टाइम, कम टाइम में हमको पॉसिबल पीरियड में, कम पॉसिबल पीरियड में हमको हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी हम चीज़ हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। ये तो है अर्बन एरिया की बात। ग्रामीण में हमको सस्ती चीज़ें चाहिए, ठीक है, अफोर्डेबल हाउस बेसिकली यदि मैं बोलूँ तो वो ग्रामीण एरिया में लागू होता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर शुड नो क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट। और जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होता है, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, उसको कितनी मटेरियल की क्वांटिटी हमारे जो प्रोजेक्ट है कोई भी उसमें लगेगी, ठीक है, और कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, उसको अफेक्ट करते हैं ये दोनों पैरामीटर, क्वांटिटी एंड मैन पावर, इन दोनों से कॉस्ट अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए हर प्रोजेक्ट के हिसाब से। He has to plan and execute the work in proper sequence without wasting manpower, material and time of construction equipment। एक अच्छा कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होगा, उसको प्रॉपर सीक्वेंस पता होना चाहिए कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ करानी है हमको, ठीक है। कि यदि हमको कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो बीम के बाद कॉलम के बाद बीम बनेगा, बीम के बाद स्लैब डलेगी, उसको सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ का, कि कौन सी चीज़ के बाद कौन सा इवेंट कराना हमको, इस इवेंट के बाद ये इवेंट आएगा, इस इवेंट के बाद ये इवेंट आएगा, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यदि वो पता नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, मैन मनी और मैनेजमेंट तीनों बिगड़ जाएंगे, ठीक है। जो मैन है, मैन पावर ज़्यादा लगेगी, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी, मनी लगेगी, मटेरियल लगेगा, ठीक है। इसलिए हमको सब पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है, किस किस को, मैन पावर को वेस्ट नहीं करना, टाइम को वेस्ट नहीं करना और मटेरियल को भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इसलिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। देन है फ्लूइड मैकेनिक्स। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स को हम हाइड्रोलिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्स की ब्रांच है एक तरीके से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ द फ्लूइड की मैकेनिक्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ वाटर एंड इट्स फ्लो। वाटर की स्टडी, वाटर को स्टडी करते हैं, उस पर कौन कौन से फोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके का फ्लो है वो, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्लो और मैकेनिक्स ऑन द फ्लूइड, ठीक है। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है वो क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ द फ्लूइड की मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से मोशन है, ठीक है, कितने टाइप के फ्लोज है, कौन कौन से फोर्सेज उस पर एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। दिस इज इंपॉर्टेंट फील्ड इन सिविल इंजीनियरिंग एंड इट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बीइंग द जनरल टर्म एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसे ही नहीं हम वाटर को पढ़े, इसीलिए मैंने इसको अलग से बताया, ठीक है। इसके अंदर कोई सा भी फ्लूइड हो सकता है, एनी फ्लूइड, ठीक है, उसकी मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसका नेचर क्या है फ्लूइड का, ठीक है, फ्लो कौन सा हो रहा है, तो फ्लूइड के नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है यदि मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। दिस इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच डील्स विद एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट वर्क। इस क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसका नाम ही है कि क्वांटिटी का सर्वे करना, ठीक है, हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें हर कितनी मटेरियल की क्या क्वांटिटी लगेगी, कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है, उन सबको कैलकुलेट करते हैं कौन से ब्रांच में, क्वांटिटी सर्वेइंग में। एस्टिमेट करते हैं हम, कॉस्ट को भी एस्टिमेट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल को भी हम एस्टिमेट करते हैं। For example, in a building project, the quantity of earthwork in foundation, quantity of stones required for the foundation। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें दे रखा है कि अर्थवर्क में क्या क्वांटिटी लगेगी और फाउंडेशन में स्टोन की क्या क्वांटिटी लगेगी, ठीक है, वो कौन सी ब्रांच में आता है, क्वांटिटी सर्वेइंग में आता है। क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, जेली सीमेंट और डिफरेंट जो भी मटेरियल है उनकी क्वांटिटी को भी हम वेरियस स्टेज में यूज होता है कंस्ट्रक्शन के में, उसकी भी क्वांटिटी को हम इस ब्रांच में कवर करते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इसीलिए हम क्वांटिटी सर्वेइंग को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में कवर करते हैं। मेन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एनी प्रोजेक्ट इज इट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट। यदि हम कोई भी प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं, टेंडर करते हैं, ठीक है, तो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट को देखकर ही हम सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट वो कौन देखता है, क्वांटिटी सर्वेइंग इंजीनियरिंग देखता है, ठीक है, तो इस ब्रांच में कवर करते हैं। हाउ टू मेक डिडक्शन फॉर क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग फॉर वेरियस टाइप ऑफ ओपनिंग इन द वॉल। डिडक्शन ऑफ क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है, प्लास्टर में डिफरेंट कंपोनेंट में। कैलकुलेटिंग एरिया कैलकुलेट भी हम किस में करते हैं,
हम क्वांटिटी सर्वेइंग में करते हैं, ठीक है। लेबर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग, और लेबर रिक्वायरमेंट भी हम जो कवर करते हैं वो क्वांटिटी सर्वेइंग में करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच जो हमारी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू टोटल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये नहीं है कि ये जस्ट सिविल इंजीनियरिंग के कारण नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये दो डिसिप्लिन है, जैसे इलेक्ट्रिकल का भी इसमें यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज होता है, इसमें कंप्यूटर साइंस का भी यूज होता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। यदि हमको मान लो कोई भी सिटी या कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना है, ठीक है, कोई भी कॉलोनी डेवलप करनी है, तो उसमें ओनली सिविल इंजीनियरिंग का यूज नहीं है, उसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन होता है, जब जाके वहाँ पर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एनी न्यू एरिया डेवलप्ड शुड हैव प्रॉपर अप्रोच। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, रोड्स होने चाहिए, तो रोड्स किसका पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, मतलब यदि इसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर लेता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसमें रोड्स मतलब सिविल इंजीनियरिंग का भी है, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग भी यूज आ रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें यूज आ रही है, और कंप्यूटर साइंस भी इसमें यूज आ रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, ठीक है। इट शुड हैव प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हेल्थ केयर एंड मार्केट। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है कि हम कोई भी एक प्लान्ड सिटी या प्लान्ड कॉलोनी, ठीक है, हम प्लान करते हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें हमको एक प्रॉक्सिमिटी में, प्रॉक्सिमिटी मतलब एक नियर, ठीक है, जहाँ पर इजीली पहुँचा जा सके। प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए उस एरिया में, ठीक है, ताकि एजुकेशन ले सके जो भी वहाँ एरिया में वो रेजिडेंस करते हैं वो लोग, ठीक है। हाई स्कूल होनी चाहिए, हाई स्कूल के लिए भी उनको दूर नहीं जाना पड़े। हेल्थ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पर होनी चाहिए। और मार्केट, और प्रॉपर मार्केट होना चाहिए जहाँ से वो सामान खरीद सके, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, स्कूल्स होनी चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, और मार्केट होना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स हैव टू वर्क विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी फॉर सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर जो है वो ओनली पर्सन नहीं होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, किसके, ऑर्गेनाइजेशन और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज की, ठीक है। जब ये तीनों जब मिल जाते हैं देन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। About 50 years ago, it was thought in India only that is new branch, that is earthquake engineering. Earthquake engineering में क्या था कि 50 साल पहले, ठीक है, जो earthquake है जनरली कौन से रीजन में आते थे, वो आते थे नॉर्थ ईस्ट रीजन में और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में हमने देखा, स्टडी करी कि जो पहले 50 ईयर्स में थे नॉर्थ ईस्ट रीजन और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में क्या आते थे, अर्थक्वेक यानी भूकंप आते थे, ठीक है। ये हमारी सोच थी, ठीक है। लेकिन रिसेंट टाइम में क्या हुआ, कोयना अर्थक्वेक, लातूर अर्थक्वेक एंड गुजरात अर्थक्वेक, ठीक है, जो कि सन 2002 के करीब आया था गुजरात में, ठीक है। जब ये अर्थक्वेक इन रीजन में आने लगे तो हमारी जो सोच थी पहले 50 साल पहले की वो चेंज हो गई सडन। क्यों, क्योंकि जो एपिसेंटर है या जो अर्थक्वेक है, ठीक है, उसका जो एरिया है, ठीक है, वो उसने क्या कहाँ पर भी डाल लिया, गुजरात एरिया में, महाराष्ट्र एरिया में, ठीक है, यहाँ पर भी अर्थक्वेक आने लग गए, ठीक है। तो उसने जो अपना एरिया है वो इंक्रीज कर लिया, ठीक है, जोन इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो इंडियाज मैप ऑफ अर्थक्वेक जोन शोइंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो अपने जो भारत का नक्शा है, ठीक है, उसको हमने अर्थक्वेक जोन के ऊपर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे अर्थक्वेक जोन होते हैं, हमारे को टोटल मिला के 5 जोन होते हैं, ठीक है, टोटल मिला के हमारे 5 जोन, टोटल मिला के हमारे कितने जोन होते हैं, 5 जोन होते हैं, ठीक है। जोन 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन क्या हुआ है रिसेंट टाइम में, जो जोन 1 है, ठीक है, उनको हटा दिया गया है, या कहते हैं जोन 1 और 2 को मिक्स कर दिया गया है, जोन 1 और 2 को कंबाइंड कर दिया गया है, और जोन 3, जोन 4 एंड जोन
5, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भारत का नक्शा है उसको हमने 5 जोन में डिवाइड किया था पहले, लेकिन रिसेंट टाइम में 1 और 2 को मिक्स कर दिया, या कहते हैं पहले को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो इस तरीके से इंक्रीज होती है। जैसे हम 1 से लेके 5 जोन तक चलते हैं, यदि हम जोन 2, 3, 4, 5, ठीक है, यदि इस तरीके से हम प्रोग्रेस करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, ठीक है, अर्थक्वेक की, वो कौन से जोन में होती है? 5th जोन में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है उसके बेस पे हमने जो टोटल अपना जो इंडिया है उसके मैप को हमने 5 जोन में, या कह सकते हैं 4 जोन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उनके बेसिस पे ही जो हमारी डेवलपमेंट होते हैं प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, उनको भी हम कंसिडर करते हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग उसी के काम आती है कि जो अर्थक्वेक का जो एंटी अर्थक्वेक बिल्डिंग, रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं हम, ठीक है। आजकल जो घरों में यूज होता है हमारे बेसिकली रीइंफोर्समेंट, वो भी आजकल क्या आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग TMT बार्स यूज होती हैं, ठीक है। कई ब्रिक्स भी यूज होती हैं अर्थक्वेक रेजिस्टिंग, होलो ब्रिक्स, ठीक है। तो अर्थक्वेक को कंपनसेट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। ठीक है। स्टडिंग मैग्नीट्यूड, बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजाइनिंग द अर्थक्वेक स्ट्रक्चर फॉर अर्थक्वेक फोर्सेस कंस्टिट्यूट अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अब अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ते हैं? हमने देखा, हमको पता लगा कि हमारी जो बिल्डिंग है वो जोन 5 में लाई कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अर्थक्वेक आने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो हमको क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी? अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड की स्टडी करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। अर्थक्वेक के बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको देखकर हमको डिजाइन करना पड़ेगा कि किस इंटेंसिटी का किस जोन में अर्थक्वेक आता है, जनरली किस स्केल का आता है। रिश्टर स्केल पे इसको हम नापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, तो कितने रिश्टर स्केल का आता है, तो उस हिसाब से हम जो बिल्डिंग है उसी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सब हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग। जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है वो है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। सर्वे करने की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है रिमोट सेंसिंग, जिसमें हम सैटेलाइट्स वगैरह का भी यूज करते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग इज साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। मतलब रिमोट सेंसिंग बेसिकली क्या टेक्निक है? ये वो टेक्निक है कि किसी भी चीज़ को बिना टच करे ही, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकती है, ठीक है, बाय टेकिंग द पिक्चर, ठीक है। उसकी पिक्चराइजेशन टॉप व्यू ले लेंगे हम, या उसकी पिक्चर ले लेंगे थ्रू द GPS, उससे हम बिना टच करे ही उसकी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में जो भी हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे आजकल जो टाउन प्लानिंग, जो अर्बन प्लानिंग होती है, उसमें क्या करते हैं, किसी भी सिटी का यदि हमको टाउन प्लानिंग करनी है तो क्या करते हैं हम? जस्ट हम GPS या सैटेलाइट के थ्रू, GPS टेक्निक से हम क्या कर लेते हैं, उसका पिक्चर ले लेते हैं, और पिक्चर लेके हम उसका पूरी चीज़ें पता लगा सकते हैं इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ पर हिल है, कहाँ पर रिवर है, ठीक है, कहाँ पर लेक है, कहाँ पर पॉन्ड है, कहाँ पर रोड है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, ठीक है। डिफरेंट जो भी पैरामीटर, जो भी कंपोनेंट हमको चाहिए, हम उस इजीली हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिमोट सेंसिंग मेथड मेक यूज ऑफ रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव। इसमें क्या यूज होता है? रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव टेक्निक्स, इंफ्रारेड रेज एंड विजिबल लाइट वेव्स। 3 प्रकार की वेव्स जो है जो रिमोट सेंसिंग में यूज होती हैं। बेसिकली इस टेक्निक ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू होता है, रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट वेव्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेंट फ्रॉम सैटेलाइट्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि सैटेलाइट के थ्रू आती हैं, ठीक है, वो स्ट्राइक करती हैं अर्थ सरफेस को, ठीक है। किसके थ्रू? या ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, ट्रांसमिशन या एब्जॉर्प्शन या इमिशन, ठीक है, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, ये प्रोसेस हो सकते हैं जब वो स्ट्राइक करेगी अर्थ को, ठीक है। तो उसके थ्रू वो जो भी कलेक्ट करना है हमको, जो भी इन्फॉर्मेशन, वो हम पिक्चर ले सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन। रिमोट सेंसिंग इज मोस्टली क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, ठीक है, मतलब जो भी अपन इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, जो क्वालिटी होती है पिक्चर की वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। डाटा obtained from satellite is to be analyzed by user and correctly identify the object. This is called image processing. जो भी डाटा हम इसके द्वारा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस डाटा को कलेक्ट करके यूजर क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, और इस पूरी जो इंजीनियरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, इसको बोलते हैं हम इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग जो आज के टाइम में है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो कि हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी करते हैं।
जैसे मैंने ये पिक्चर दिखाया है, आप देख सकते हो ये अर्थ है, ठीक है, ये सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो ये यहाँ से पिक्चर लेंगे, ठीक है, जो भी सैटेलाइट्स है यहाँ से क्या करेगी, जो अर्थ की सरफेस है उसको स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू। ट्रांसमिशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। वहाँ से ये जैसे फोटो कलेक्ट करके और जहाँ पर ये जो भी स्टेशन है वहाँ पर ये कैप्चर करके फोटो भेज देगा। वहाँ पर जो यूज़र होगा वो उसको एनालाइज करेगा और इमेज को प्रोसेस कर देगा, और उसी जो इमेज प्रोसेस होगी वो फाइनल इमेज होगी, उसको देखकर हम जो भी हमको प्लानिंग करनी है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये फोटो है, ये भी सम सॉर्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग नहीं है, फोटोग्रामेट्री का है, ठीक है। कोई भी हम कैमरा इस जस्ट जो ये प्लेन जा रहा है इसके नीचे हम लगा देंगे तो ये भी क्या करेगा, इस एरिया का पिक्चर ले सकता है। फोटोग्रामेट्री इज यूज फॉर द स्मॉल एरियाज वेयर एज द जीपीएस इज यूज फॉर द लार्ज एरिया। जैसे पूरा टाउन हो, पूरी सिटीज हो, उनके लिए जीपीएस यूज करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को हम मैनेज किस प्रकार से करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, अलग ब्रांच है, ठीक है, जो कि आजकल पढ़ाया भी जाता है अलग से, ठीक है, कई आईआईटीज़ में, कई अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें पहला पार्ट जो आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से पहला पार्ट है प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग में क्या होता है, क्या चीज़ें हमको प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ेगा प्लानिंग में, वो देखते हैं हम, ठीक है। प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें हम खुद से सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे खुद से क्वेश्चन कि व्हाट क्या करना है, वेयर कहाँ करना है, हूँ कौन करेगा, और हाउ कैसे करेंगे, ठीक है। प्लानिंग में क्या आता है कि व्हाट कि हमको क्या काम करना है, क्या प्रोजेक्ट करना है, वेयर कहाँ पर करना है, नेक्स्ट है हूँ उसको करेगा कौन, और लास्ट आता है हाउ करेंगे कैसे। मतलब WWH टेक्निक पे ये प्लानिंग काम करता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। व्हाट, अब व्हाट में आता है कि एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजिंग पीपल और गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एजेंसी प्लान टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। व्हाट मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट है विद द हेल्प ऑफ कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है या कोई भी एंटरप्राइजेस, कोई प्राइवेट कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है, वो प्लान करती है किसी भी काम को करने को, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो क्या करना है हमको, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। व्हाट मतलब क्या करना है, प्लान टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको। व्हाट क्या करना है, प्लान टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, हमने प्लान किया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को। दे फॉर्म ए ग्रुप ऑफ हाई लेवल मैनेजर, उसके बाद क्या करते हैं, एक हाई लेवल मैनेजर के एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। दे आइडेंटिफाई गोल्स, फॉर्म द ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। वो क्या डिसाइड करते हैं, जो मैनेजर हाई लेवल मैनेजर बनाए उसके बाद वो गोल डिसाइड करेंगे, ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेंगे हमने कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, कि भैया ये ऑब्जेक्टिव है मेरा इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके लिए और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, अवसर क्या क्या है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, कौन आइडेंटिफाई करता है, जो हाई लेवल मैनेजर हमने जो बनाए हैं वो क्या देखेगा, गोल देखेगा, ऑब्जेक्टिव देखेगा और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं, इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं क्या, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इस तरीके की प्लानिंग को। अब नेक्स्ट आता है वेयर, द नेक्स्ट स्टेप जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानर लेता है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने ये डिसाइड तो कर लिया करना क्या है, लेकिन ये कहाँ करना है, ठीक है। वेयर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट वर्क, तो वेयर का आंसर क्या होगा, वेयर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट वर्क, मतलब हमको ये जो प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किया है करने को, प्लान किया है, उसको करना कहाँ है। तो वेयर में क्या आ गया, कहाँ पर हमको उसको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हूँ, कि उसको कौन करेगा, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक प्लानर आइडेंटिफाई द मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजर टू कैरी आउट द टास्क। अब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानर तक हम आ गए, हाई लेवल मैनेजर तक आए, उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक प्लानर तक आ गए, प्लानर से हम नीचे हम ट्री को हम नीचे चलते हैं, और उसके बाद क्या करेगा वो मिडिल लेवल और जो ऑपरेशनल मैनेजर है, ठीक है, उनको वो टास्क दे देगा करने को। मतलब उसने क्या क्या रिक्रूट किए और उनकी किसकी आवश्यकता पड़ी उसको, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स की उसको आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ट्री चलता जा रहा है हाई लेवल मैनेजर से स्ट्रेटेजिक प्लानर, स्ट्रेटेजिक प्लानर से लेके मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजर तक की, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, था मिडिल लेवल मैनेजर डील्स विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो तो जो भी हमारा लेन देन है पैसों का, फाइनेंशियल जो भी मैनेजमेंट है वो करेगा, एंड कोऑर्डिनेट्स विद द ऑपरेशनल प्लानर एंड स्ट्रेटेजिक प्लानर। और वो स्ट्रेटेजिक प्लानर और जो ऑपरेशनल प्लानर है उनके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन उसका मेन काम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया हाउ, अब उसको करेंगे कैसे,
करेगा कैसे, जो ऑपरेशनल प्लानर होगा वो मिनट टू मिनट या डे टू डे या आवर टू आवर डिटेल क्रिएट करेगा, बनाएगा, ठीक है। तो क्या, द ऑपरेशनल प्लानर हैव टू वर्क एट मिनट डिटेल्स ऑफ द वर्क असाइंड, जो भी उसको वर्क असाइन किया गया उसकी मिनट टू मिनट डिटेल या आवर टू आवर डिटेल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल उसको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो बनाएगा, उसको प्लान करेगा, ठीक है, मिनट टू मिनट डिटेल। फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मशीनरी, वर्कफोर्स एंड प्लान डे टू डे एक्टिविटी। उसके लिए क्या, कोई भी प्रोजेक्ट होता है 3M कंसेप्ट होता है, मैन मनी मशीन, ठीक है, मनी है, बाकी बचा क्या, मशीन एंड वर्कफोर्स, मैन और मशीन की ओर हमको जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल हो गया, मैन और वर्क, मैन और मशीन और मिल जाए हमको तो हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो प्लान करेगा, डे टू डे वर्क प्लान करेगा विद द हेल्प ऑफ मशीनरी एंड वर्कफोर्स। दे शुड बी रेडी विद ऑल्टरनेटिव प्लान्स। सपोज करो प्लान ए काम नहीं करे तो वो अल्टरनेटिव प्लान भी हमारे पास हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है, कि हम किसी एक प्लानिंग करते हैं लेकिन बिकॉज वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जस्ट एक प्लानिंग है। यदि हमारी कोई प्लान ए यदि सक्सेसफुल नहीं होता है, बीच में हमको पता लगता है कि प्लान ए फेल हो रहा है, तो हमारे पास ऑलवेज एक अल्टरनेटिव प्लान बी सी होना चाहिए, ठीक है, ताकि काम या वर्क हैम्पर ना हो, क्वालिटी हैम्पर ना हो वर्क की। नेक्स्ट जो आता है, प्लानिंग के बाद हमने देख लिया कि क्या करना है, ठीक है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, सब देख लिया हमने। उसके बाद अब जो हमने प्लान कर लिया उसकी शेड्यूलिंग करनी है कि कौन सा इवेंट कब होगा, ठीक है, शेड्यूल करना है टाइम, ठीक है, पहले ही प्री शेड्यूल एक तरीके से, ठीक है। द शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट इनटू वेरियस स्टेज, वेरियस इवेंट एंड आइडेंटिफाई टाइम, मशीनरी एंड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू ईच इवेंट, ठीक है। क्या क्या का काम हो रहा है इसमें, हमको शेड्यूलिंग में क्या देखना है कि कौन सा इवेंट कब होगा, कितनी मैन फोर्स चाहिए उस इवेंट में, ठीक है, कब तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए वर्क, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से हमको मैनेज करना है वर्क फोर्स को, ठीक है। तो इसमें हम शेड्यूलिंग में ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेजेस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोजिंग दैट आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, ठीक है, तो उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि शेड्यूलिंग के एग्जाम्पल को शो करेंगे। तो फर्स्ट है मोबिलाइजिंग, ठीक है। सेकंड है लेइंग फाउंडेशन, जब हम बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट है मोबिलाइजिंग, सेकंड है लेइंग फाउंडेशन, ठीक है। हम फाउंडेशन ले करेंगे क्योंकि जो बिल्डिंग होती है वो नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, हम बिल्डिंग बनाएंगे तो, ठीक है। देन है बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या, बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें अभी इसको हम ब्रॉड वे में दिखा रहा हूँ, मैं इस स्टेज को मैं ब्रॉड वे में क्लासीफाई कर रहा हूँ, फिर इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे। इवेंट के अंदर भी इवेंट होता है, ठीक है, ये मेजर इवेंट है, फिर माइनर इवेंट आएंगे इनके अंदर, ठीक है। मोबिलाइजिंग, लेइंग फाउंडेशन, बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर। कल हमने बात करी थी सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। सुपर स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ये प्लिंथ लेवल है, इसके नीचे क्या होगी फाउंडेशन और इसके ऊपर क्या होगा ये सुपर स्ट्रक्चर। प्लिंथ लेवल, इस लेवल के ऊपर क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर, इसके नीचे क्या होता है सब स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर इज नॉन अबव द प्लिंथ लेवल और सब स्ट्रक्चर जो बिलो द प्लिंथ लेवल जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द सब स्ट्रक्चर, ठीक है। और लास्ट काम है फिनिशिंग। फिनिशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गए मेरे मेजर इवेंट कि मेरे को पूरा बिल्डिंग कंप्लीट करना है, तो पहले मेरे को मोबिलाइज करना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट को, सारी चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद सबसे पहला काम होगा फाउंडेशन, लेइंग फाउंडेशन। सबसे पहले हम फाउंडेशन ले करेंगे, उसके बाद हम सब सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज सब स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, दिस इज सब स्ट्रक्चर, ठीक है। देन वी हैव कंप्लीटेड द सुपर स्ट्रक्चर और देन फिनिशिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरी कि बिल्डिंग बनानी, तो मेरे को 4 स्टेप करने हैं मेजोरिटी में। अब इनके अंदर भी तो हर एक स्टेप के अंदर भी तो स्टेप्स होंगे, ठीक है, इनके अंदर भी कुछ स्टेप्स होंगे, तो उन स्टेप्स को कैसे करना है वो मैं देखता हूँ। अब मैंने एक ले लिया ये लेइंग फाउंडेशन, सपोज करो ये स्टेप मैंने पिक कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब स्टेप्स को कैसे करना है, जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेइंग फाउंडेशन होगा, ठीक है। फाउंडेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है किसी भी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिगिंग, सबसे पहले हम खोदेंगे, ठीक है, अर्थ सरफेस को। उसके बाद क्या करेंगे हम, कंक्रीट, यदि पीसीसी है तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी है तो आरसीसी ले करके और कंक्रीटिंग कर देंगे। सो लेइंग बेड कंक्रीटिंग, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टिंग स्टोन मैसनरी फॉर फाउंडेशन, ठीक है, पत्थर की दीवार बनाएंगे किसके लिए, फाउंडेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग कॉपिंग कंक्रीट, उसके बाद हम कॉपिंग करेंगे, ठीक है।
पॉइंटिंग द जॉइंट्स, फिर जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग करना, ठीक है। फिर बोले पॉइंटिंग द जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ। देन फिलिंग द ट्रेंच, जो हमने ट्रेंच डिग करी है, खोदी है, ठीक है, फिर उसको क्या कर देंगे हम, फिलिंग कर देंगे। जो भी मिट्टी हमने बाहर निकाली, पहले दीवार बनाएंगे, फिर ट्रेंच जो आ गई उसके बाद हम उसको भर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। तो लाइक दिस ऑल अदर स्टेजेस इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ इवेंट, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा शेड्यूलिंग प्रोसेस। यदि कोई, अब क्या होता है, कई एक्टिविटीज डिले हो जाती है, ठीक है, तो डिले कभी भी नहीं होना चाहिए। डिले हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क फोर्स रीशेड्यूल करने पड़ेंगे हमारी, ठीक है। और यदि फास्ट भी चल रहा है काम तब भी हमको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। यदि मान लो कोई वर्क डिले हो रहा है या कोई वर्क धीरे चल रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। और कोई वर्क फास्ट चल रहा है तो वर्क फोर्स कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रीशेड्यूलिंग भी चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। प्लानिंग हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि आपने प्लानिंग कर ली, शेड्यूलिंग कर ली कि पहले करना क्या है ये डिसाइड कर लिया, प्लान करना और शेड्यूलिंग, सभी चीज़ों की, सभी इवेंट को कौन कौन से काम कर रहे हैं उनको शेड्यूल कर लिया, अब उनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। द मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, organizing, staffing, coordinating, motivating, scheduling, controlling, executing and harnessing the resources। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है वो बेसिकली ये जो आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं, हम हमारा ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं, प्लानिंग क्या करी है हमने, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने प्लान क्या किया, ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे हम उसको, स्टाफ कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, स्टाफ कोऑर्डिनेट कैसे करेगा, कोऑर्डिनेटिंग, हम उसको मोटिवेट भी करना है टाइम टू टाइम पर, शेड्यूलिंग करनी है, फिर उसको कंट्रोल भी करना है वर्क को, ठीक है। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करवाएंगे एंड लास्ट हार्नेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द ऑप्टिमम लेवल। और ये सब करना है हमको ऑप्टिमम लेवल पे, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर और अच्छे तरीके से विद क्वालिटी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब जो काम करता है कोई भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बेसिकली, ठीक है, ये 5M ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं, ठीक है। मैन, ठीक है, मैन हो गए हम लोग, मनी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फोर्सिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, मनी भी, ठीक है, फोर्सिंग एलिमेंट है। मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल जरूरी है ही, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो मशीन भी जरूरत है हमको, एंड लास्ट इज मेथड्स, ठीक है। तो मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड कौन सा मेथड हमको यूज करना है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो 5M थ्योरी यूज होती है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हम ये पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट आर, कि हम पढ़ चुके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, कम्युनिकेटिंग। ए मैनेजर नॉट ओनली डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट बट मोटिवेट द, एक मैनेजर वो नहीं होता जो ओनली डायरेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो उनको मोटिवेट भी करता है टाइम टू टाइम पे, ठीक है। यदि मोटिवेशन करेगा तो जो एफिशिएंसी ऑफ द वर्क विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है।